जय भीम दोस्तों। जब इस देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं लागू था, उससे पहले हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े बहुजन समाज को मनुवादी व्यवस्था के तहत उन सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता था जिससे उन्हें थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। उन्हें पशुओं से भी गई गुजरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण यह समाज अशिक्षित और कमजोर होता चला गया। ब्राह्मणों के शोषण और अत्याचार ने इस समाज को इस हद तक कमजोर कर दिया कि जब संविधान लिखने की बारी आई तो इस समाज को सबके बराबर लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठना आम है कि जब आरक्षण इसलिए दिया जा रहा था कि समाज में बराबरी को बढ़ावा दिया जा सके, तो आरक्षण को जाति आधारित क्यों रखा गया, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं? दोस्तों, इसका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको आरक्षण पर नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक ऐलान के बारे में भी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको आरक्षण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भारत की आजादी के बाद 1947 में देश को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी उन महान व्यक्तियों के कंधों पर थी, जिनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे न केवल एक विद्वान, समाज सुधारक और विधिवेत्ता थे, बल्कि भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भी थे। उनके नेतृत्व में तैयार किया गया संविधान भारत को समानता, न्याय और बंधुत्व का मार्ग दिखाने वाला दस्तावेज बना। लेकिन आज भी एक सवाल लोगों के मन में बार बार उठता है। आरक्षण का विचार, जिसे संविधान में शामिल किया गया, क्या वास्तव में केवल 10 साल के लिए था? और इस नीति के पीछे बाबा साहेब अंबेडकर की असली सोच क्या थी? यह सवाल हमें न केवल उनकी दूरदृष्टि की गहराई तक ले जाता है, बल्कि उस सामाजिक क्रांति की ओर भी इशारा करता है जिसका उन्होंने सपना देखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को केवल एक कानूनी प्रावधान के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का आधार माना। उनके लिए आरक्षण का विचार उन गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक उपकरण था जो सदियों से भारतीय समाज में जड़ें जमाए हुए थी। भारत में जाति व्यवस्था ने न केवल सामाजिक ढांचे को खंडित किया था, बल्कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसरों से वंचित रखा था। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर अवसर मिले, न कि उसकी जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर। इस सपने को साकार करने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन क्या यह कदम वास्तव में केवल 10 साल के लिए सोचा गया था, या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति थी? संविधान सभा में जब आरक्षण की नीति पर चर्चा हुई तो इसे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू में 10 साल के लिए होगी। इसके बाद संसद को इस नीति का पुनर्मूल्यांकन करना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इस समय सीमा को एक कठोर अंत के रूप में देखा था, या यह उनके लिए एक प्रारंभिक चरण मात्र था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी सोच और सामाजिक दृष्टिकोण को गहराई से समझना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के लिए आरक्षण केवल एक विशेषाधिकार या रियायत नहीं था, यह उन ऐतिहासिक अन्यायों का प्रायश्चित था जो दलितों और अन्य वंचित वर्गों पर सदियों से थोपे गए थे। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने न केवल सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, बल्कि आर्थिक और शैक्षिक अवसरों को भी कुछ समुदायों तक सीमित रखा। दलितों को मंदिरों में प्रवेश,
कुओं से पानी लेने और यहाँ तक कि शिक्षा प्राप्त करने जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया, जहां उनकी आवाज को दबाया गया और उनके सपनों को कुचल दिया गया। अंबेडकर, जो स्वयं इस भेदभाव के शिकार रहे थे, इसे भली भांति समझते थे। उनके लिए आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था थी जो इन वंचित समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान करेगी। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि एक दौड़ में कुछ लोग पहले से ही मीलों आगे दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग न केवल पीछे छूट गए हैं, बल्कि उनके पैरों में बेड़ियां भी बंधी हुई हैं। ऐसे में क्या वे कभी बराबरी कर पाएंगे? दलित और पिछड़े वर्गों की स्थिति उस समय ऐसी ही थी। उनके पास न तो शिक्षा थी, न आर्थिक संसाधन और न ही सामाजिक स्वीकार्यता। आरक्षण का प्रावधान इन बेड़ियों को तोड़ने और उन्हें दौड़ में शामिल होने का मौका देने के लिए था। यह एक तरह का सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास था, ताकि समाज का हर वर्ग समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन अंबेडकर की सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आरक्षण को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसे केवल 10 साल तक लागू करना चाहते थे। उनकी उम्मीद थी कि इन 10 वर्षों में समाज में इतने गहरे संरचनात्मक और मानसिक बदलाव होंगे कि दलित और पिछड़े वर्ग बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। वे चाहते थे कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता के अवसरों का समान वितरण हो, जिससे आरक्षण की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाए। उनकी यह समय सीमा कोई मनमाना निर्णय नहीं था, बल्कि एक आशावादी दृष्टिकोण था, जो यह मानता था कि स्वतंत्र भारत में समाज तेजी से बदलाव की ओर बढ़ेगा। लेकिन वास्तविकता उस सपने से काफी अलग थी। 1950 से 1960 तक के दशक में समाज में वह बदलाव नहीं आया जिसकी अंबेडकर ने कल्पना की थी। जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार की जड़ें अभी भी गहरी थीं। दलित और पिछड़े वर्ग अभी भी शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित थे। उनकी सामाजिक स्थिति में मामूली सुधार हुआ था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। ऐसे में 10 साल बाद आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि समाज उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को हमेशा के लिए बढ़ाने की योजना बनाई थी? इसका जवाब उनकी सोच में छिपा है। अंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी मरहम की तरह देखा, जो समाज के उन गहरे घावों को भरने का काम करेगा जो जाति व्यवस्था ने दिए थे। लेकिन अगर घाव इतना गहरा हो कि वह जल्दी ठीक न हो, तो उस मरहम को लंबे समय तक लगाना पड़ता है। यही कारण था कि आरक्षण की अवधि को बार बार बढ़ाया गया। अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इस व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अब हम डॉक्टर अंबेडकर के असली दृष्टिकोण के करीब पहुंचते हैं। आरक्षण का उद्देश्य केवल कुछ वर्गों को विशेष सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। अंबेडकर का सपना एक ऐसा समाज था जहां जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर मिले। उनके लिए आरक्षण एक टूल था जो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगा जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया था। लेकिन उनकी असली लड़ाई जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने की थी। अंबेडकर की दृष्टि केवल आरक्षण तक सीमित नहीं थी। वे एक जाति विहीन समाज की कल्पना करते थे, जहां लोगों की पहचान उनकी जाति से नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और योगदान से हो। उन्होंने बार बार कहा कि अगर भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित हो जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी था। वे समझते थे कि केवल कानून बनाकर सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों के दिलों और दिमागों में बदलाव की जरूरत थी। अब एक काल्पनिक सवाल उठता है, अगर आज बाबा साहेब अंबेडकर हमारे बीच होते, तो क्या वे आरक्षण को उसी रूप में समर्थन देते? शायद उनका ध्यान अब भी सामाजिक समानता पर ही होता।
वे यह सवाल जरूर पूछते कि क्या हमने जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया है? क्या हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं? क्या हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था? अंबेडकर का लक्ष्य एक ऐसा भारत था जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के कारण पिछड़ा न महसूस करे। यहां हमारी जिम्मेदारी सामने आती है। क्या हम अंबेडकर के उस सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं? आरक्षण केवल एक नीति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक सवाल है। यह उन लोगों के लिए एक अवसर है जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया। लेकिन अंबेडकर की असली इच्छा यह थी कि एक दिन ऐसा समाज बने जहां किसी भी प्रकार की विशेष व्यवस्था की जरूरत न पड़े। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति समान रूप से अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरक्षण का मुद्दा केवल एक कानूनी या राजनीतिक नीति नहीं है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी सोच हमें यह सिखाती है कि समाज को इतना सशक्त और समावेशी बनाना होगा कि एक दिन आरक्षण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। यह जिम्मेदारी हम सबकी है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। यही बाबा साहेब अंबेडकर का असली सपना था और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको आरक्षण पर नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। तो दोस्तों, सुना आपने एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक मंचों पर आरक्षण को सुरक्षित रखने और इसे बढ़ावा देने की बात करते हैं। वे बार बार यह दावा करते हैं कि उनकी सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को अक्षुण्ण रखने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के उनके बयान जनमानस में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी से जुड़े या उनके वैचारिक समर्थन प्राप्त करने वाले कई हिंदू संगठन और समूह हर वर्ष आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये संगठन न केवल आरक्षण को समाप्त करने की मांग उठाते हैं, बल्कि इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा और योग्यता के सिद्धांत के खिलाफ बताकर इसे बदनाम करने का प्रयास भी करते हैं। यह विरोध न केवल सड़कों पर प्रदर्शनों तक सीमित है, बल्कि सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर भी आरक्षण विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह स्थिति बीजेपी के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। एक तरफ वंचित वर्गों के वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण के समर्थन की बात और दूसरी तरफ उनके वैचारिक सहयोगियों द्वारा आरक्षण विरोधी आंदोलनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन। यह दोहरापन न केवल भ्रामक है, बल्कि उन समुदायों के लिए खतरनाक भी है जिनके लिए आरक्षण जीवन में समान अवसर प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। यह दोहरा रवैया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीति स्पष्ट और ईमानदार है, या यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक दिखावा मात्र है। आरक्षण विरोधी आंदोलनों का बढ़ता प्रभाव और इनके पीछे मौजूद संगठनों की सक्रियता एक गंभीर खतरे का संकेत है। ये आंदोलन न केवल आरक्षण को समाप्त करने की मांग करते हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जो वंचित समुदायों को फिर से हाशिए पर धकेलने का काम करती है। यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आरक्षण के बिना
दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। बाबा साहेब आंबेडकर ने इस असमानता को पहचाना और संविधान के माध्यम से आरक्षण को एक हथियार के रूप में इन समुदायों को दिया, ताकि वे उस दलदल से बाहर निकल सकें जहां उन्हें सदियों तक दबाकर रखा गया था। लेकिन आज यदि आरक्षण को कमजोर किया जाता है या इसे समाप्त कर दिया जाता है, तो यह उन समुदायों को फिर से उसी अंधेरे युग में धकेल देगा जहां से निकलने के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण केवल एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक दर्शन है। यह उन लोगों को अवसर प्रदान करता है जिन्हें सामाजिक संरचना ने ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा। आरक्षण विरोधी तर्क अक्सर योग्यता और समानता की बात करते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं कि समाज में अभी भी गहरी असमानताएं मौजूद हैं। एक ऐसे समाज में जहां जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार अभी भी रोजमर्रा की हकीकत है, आरक्षण को समाप्त करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि यह सामाजिक एकता के लिए भी खतरा पैदा करेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इस दोहरे चरित्र को पहचानें और अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों। हमें यह समझना होगा कि आरक्षण केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे बाबा साहेब ने हमें अपने खून पसीने से दिया। हमें हर उस विचारधारा और संगठन के खिलाफ खड़ा होना होगा जो आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास करता है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल केवल वादों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तव में आरक्षण को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि आरक्षण का संघर्ष केवल नीतियों का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक क्रांति का हिस्सा है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। यदि हम इस संघर्ष में एकजुट नहीं रहे, तो हम न केवल अपने अधिकार खो देंगे, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत को भी चोट पहुंचाएंगे जिसने हमें आजादी और सम्मान का रास्ता दिखाया। इसलिए हमें सजग रहना होगा, संगठित रहना होगा और हर परिस्थिति में अपने आरक्षण को सुरक्षित रखना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, न केवल अपने लिए, बल्कि उन भावी पीढ़ियों के लिए भी जो हमारी इस लड़ाई के परिणाम पर निर्भर होंगी। अब सवाल उठता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं अपनाया गया? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, भारत में गरीबी और आर्थिक कमजोरी जाति से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अधिकांश दलित और आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि उन्हें जमीन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया था। लेकिन गरीबी केवल इन समुदायों तक सीमित नहीं थी, ऊंची जातियों में भी गरीब लोग थे। अगर आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जाता, तो यह सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब दलित दोनों आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन दलित को अपनी जाति के कारण अतिरिक्त सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस सामाजिक भेदभाव को नजरअंदाज कर देता। दूसरा, आर्थिक स्थिति गतिशील होती है, यानी यह समय के साथ बदल सकती है। एक व्यक्ति आज गरीब हो सकता है, लेकिन कल उसकी स्थिति सुधर सकती है। इसके विपरीत जातिगत भेदभाव स्थायी और संरचनात्मक था। जाति के आधार पर भेदभाव न केवल आर्थिक अवसरों को सीमित करता था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी लोगों को दबाता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि आरक्षण का आधार जाति हो, क्योंकि यह सामाजिक पिछड़ेपन का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेतक थी। तीसरा कारण, उस समय भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना व्यावहारिक रूप से भी मुश्किल था। 1940 और 1950 के दशक में भारत में गरीबी व्यापक थी और आबादी का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर था। अगर आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जाता, तो यह इतना व्यापक हो जाता कि इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। साथ ही उस समय देश में आर्थिक डेटा इकट्ठा करने की व्यवस्था उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। आय, संपत्ति या आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करना मुश्किल था। इसके विपरीत जातिगत पहचान स्पष्ट थी और इसे आसानी से पहचाना जा सकता था। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बढ़ी है।
2019 में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। यह एक तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण की दिशा में कदम था, लेकिन यह नीति भी विवादों से घिरी रही, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यह जाति आधारित आरक्षण की मूल भावना को कमजोर कर सकती है। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमाएं हैं, जैसे कि यह केवल सामान्य वर्ग तक सीमित है और इसमें सामाजिक पिछड़ेपन को संबोधित नहीं किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण को केवल आर्थिक लाभ के रूप में न देखा जाए। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक समावेशन, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण भी है। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से इन समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिलती है। अगर आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होता तो यह सामाजिक समावेशन और प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आलोचकों का यह भी तर्क है कि जाति आधारित आरक्षण ने कुछ समुदायों के बीच नई असमानताएं पैदा की हैं और कुछ लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए समय समय पर आरक्षण की नीति की समीक्षा की मांग उठती रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आरक्षण केवल गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, यह सामाजिक न्याय का उपकरण है जो उन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है जिन्हें उनकी जाति के कारण हाशिए पर रखा गया था। दोस्तों, आरक्षण को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।